यूनिट 12 आपका कर रहे हैं जो कि एम्पावरमेंट पे बेस्ड है कि किस तरीके से मार्जिनाइज जो सेक्शन है सोसाइटी की उसको हम एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे इसमें जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित्स। तो जब भी अगर एम्पावरमेंट का क्वेश्चन वुमेन पे या ST SC किसी पे भी आता है तो आपको थोड़े बहुत डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि वो लोग डिप्राइव्ड है, क्यों उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो दलित्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेशनली डिप्राइव्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेशन उनको कम मिला है या वो ऐसा सेक्शन है जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है या उनको शिक्षा कम मिल पाती है। ठीक है, एक सर्वे हुआ था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का, जिसमें रिवील किया गया मिड 1990s में किया गया था कि ओनली 41% जो दलित्स हैं गाँव में वो पढ़े लिखे हैं, मतलब लिखना और पढ़ना जानते हैं। और अराउंड 62.5% जो लोग बच्चे थे 6 से 14 ईयर के बीच में वो स्कूल में इनरोल किए थे। पर बहुत मतलब कम ही जो बच्चे थे वो पास आउट हो पाते थे, यूजुअली ड्रॉप आउट कर देते थे। अगर हम बात करें दलित बच्चों की जो 5 से 14 साल के थे, उनका जो एजुकेशन का लेवल था या स्कूल में प्रोग्रेस था वो बहुत स्लो था। रीज़न है कि जो उनकी एजुकेशन या एजुकेशन से संबंधित कुछ भी चीज़ें वो बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज बहुत बड़ा तबका 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे और पढ़े लिखे नहीं हैं, सिंपल वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं या लिख पाते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम अगर प्रेजेंट स्कूल का जो स्टेटस है या जिस तरीके से एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, वो उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो हिस्टोरिकली भी डिनाइड थे। मतलब पहले की बात करें हम, प्राचीन काल से प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, तो जनरली ST और SCs को एजुकेशन नहीं मिला। वही रीज़न है कि अभी भी सिचुएशन बहुत संभल नहीं पाई है, फैमिली में कई जनरेशन को एजुकेशन नहीं मिला है। ठीक है, एक और जो डेटा था 5th एंड 6th जो ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे था, एक ये डेटा था ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे का। उसमें से नाम्बिसान और सेदवाल ने एक स्टडी मतलब उसमें से डेटा में से अपनी स्टडी की और पाया कि कितना मुश्किल है दलित बच्चों के लिए एक्सेस। तो एक्सेस इनका स्कूल तक बहुत कम है, क्योंकि जिस एरियाज में रहते हैं दलित लोग वहाँ पे अगर हम जर्नल लोगों की बात करें उनसे बहुत कम स्कूल है आसपास के एरिया में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उनके अपने एरिया में स्कूल नहीं होता तो वो अपर कास्ट का जो एरिया है उसके स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे उनको इतना वेलकम फील नहीं होता, बिकॉज जो अपर कास्ट के रहन सहन या एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है अगर हम कंपेयर करें ऐसी बच्चों से। तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं उसमें एक अकेलापन या अलगाव फील होता है। जैसे कि आपको पता है कि कास्ट सिस्टम हमारा प्योरिटी एंड पोल्यूशन बेस्ड है, यानी कुछ लोगों को पवित्र कुछ लोगों को अपवित्र माना जाता है। तो बच्चे भी धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाते हैं और उसी तरीके से स्कूल का इन्वायरमेंट हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की NSSO के रिपोर्ट की 1999 की, तो बताता है कि स्कूल अटेंडेंस का जो रेट है गाँव में वो 1973 और 74 में 64% रहता है दलित बच्चों का। वहीं पे जनरल जो बच्चे होते हैं उनका 74% होता है। तो आप देख रहे हैं एकदम डबल है दूसरे उस कास्ट में। तो बहुत बच्चों के अटेंड अर्बन एरिया की बात करें तो ये 77% देखने को मिलता है, लेकिन दलित गर्ल्स की सिचुएशन काफ़ी कम है, उनका अटेंडेंस रेट भी कम है। इवन अगर हम उनके ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है और कास्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड इन लोगों को स्कूल का इन्वायरमेंट हो गया, चाहे बुक्स हो गई, चाहे कुछ भी क्लासरूम भी हो गया, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता या उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं बनाया जाता है। NCERT के फिगर्स के हिसाब से 1999 में इनका जो रिसर्च या सर्वे था वो निकला। उसमें बताया गया कि केवल जो दलित है ना, दलित समाज से आने वाले 11% टीचर्स हैं प्राइमरी स्टेज पे, 9% है अपर प्राइमरी स्टेज पे और 5 और 6% है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेजेस पे। यानी जो दलित टीचर्स है उनकी भी संख्या कम है। अगर हम चितीन्स की बात करें तो वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो किताबें हैं, ठीक है, या जो बायस या स्टेरियोटिपिकल आइडिया है अबाउट एक कास्ट, मतलब दलित्स के बारे में हमारे दिमाग में जो बातें बताई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उन बच्चे के पुअर परफॉर्मेंस पे। मान लीजिए कि कोई एक एक टीचर है जो कि दलित समाज से नहीं आता, तो वो किस तरीके से पढ़ाता है, उसके दिमाग में क्या मतलब एक इमेज बनी हुई है, बच्चे को उस तरीके से ट्रीट भी करता है। ठीक है, उसके बाद
बच्चों की ऐसी नहीं है कि उनकी लैक ऑफ एबिलिटी है, यानी उनके अंदर बहुत कोई कमियां नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है या एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वहाँ पे जो दिक्कतें आती हैं दलित्स को हमारे समाज में, इसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उनका जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियली जो वो स्ट्रांग नहीं है, इतने रिच नहीं है, एक हम हम्बल बैकग्राउंड से नहीं, बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी एक रीज़न है। मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये कि एक माइंडसेट जो कास्ट के बारे में बनी है, वो कहीं ना कहीं उस कास्ट के लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। अब टीचर अगर सोचेगा कि वो बच्चे ऐसे हैं, गरीब हैं, इस तरीके से हैं, सही से बिहेव नहीं करते, तो वो इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं बच्चे को, किस तरीके से वो टीचर ट्रीट कर रहा है क्लास में। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन देख लेते हैं। बेसिकली वुमेन का क्या स्टेटस है एजुकेशन के मामले में, कितनी उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं। तो अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाज में चेंज लाने के लिए। 1970s के बाद पर्सपेक्टिव भी चेंज होने लगी। 1970s से पहले हम जेंडर ब्लाइंड थे, हम नहीं सोचते थे कि वुमेन को भी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, या वुमेन सेंट्रिक या वुमेन के अराउंड होना चाहिए एजुकेशन। जैसे कि हमेशा जो वुमेन, एक एग्जाम्पल देते हैं, तो वुमेन को हम हमेशा किताबों में भी इस तरीके से शो करते थे कि वुमेन ट्रेडिशनल काम करे, घर पे बच्चे संभाल रही है, घर के जो काम हो रहे कर रहे हैं, मतलब कभी उनको प्रोफेशनल रोल में नहीं दिखाते। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमने चेंज करना शुरू किया, क्योंकि वुमेन भी इक्वली मतलब काम कर सकती हैं, इस तरीके का आइडिया आने लगा। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च वगैरह भी हुए जो बताते हैं कि वुमेन जो एजुकेटेड होती है ना, उनकी जो बेबीज़ होते हैं उनकी डेथ रेट कम हो जाती है, फर्टिलिटी रेट भी जो है उसमें डिक्लाइन आता है। मान लीजिए कि 10 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं किसी पर्सन के, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको मैनेज करना, तो फर्टिलिटी रेट को भी मैनेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चेंजेस आते हैं अगर वुमेन एजुकेटेड हो। उसके बाद जो वुमेन एजुकेटेड है वो एजुकेशन को लेके, चाहे अपने हेल्थ को लेके या अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेके सीरियस भी होती है। 1990 में यूएन ने इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर मनाया था, जिस पे फोकस उनका था कि वुमेन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ओवरऑल एजुकेशन किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट की, यानी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे स्टेप लिए जिससे वुमेन की लिटरेसी रेट बढ़े, यानी वुमेन शिक्षा की ओर आए, जिससे हमें देखने को भी मिलता है कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर बात करें सेंसस की, तो 2000 जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो 39% थी, उससे इंक्रीज होकर 54% 1991 में हो गई। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी जो रेट है वो बढ़ रहा है, एजुकेशन मतलब विमेन को एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन से ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये एजुकेशन जो वुमेन और मेन के बीच में डिफरेंसेस थी या गैप थी, एक दूसरे के बीच में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था, वो भी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है चनाना की स्टडी में, कि एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट जो है, जहाँ पे जनरली लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, जो जहाँ पे विमेन भी बहुत कम पढ़ी लिखी आपको मिलेंगी, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रियार्किकल है नेचर में, यानी पुरुष सत्तात्मक समाज है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि महिलाएं कम पढ़ रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एससी और एसटी वुमेन की, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आती है, वो वर्स्ट विक्टिम है उनमें, और सबसे कम लिटरेसी रेट है, मतलब बहुत कम उसमें पढ़ी लिखी है, ठीक है। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें एससीज में, तो केवल 23% है, और वहीं पे उनके मेल में 49% है। और एसटी फीमेल की बात करें तो केवल 18% है, जबकि 40% जो है वो मेल में है। हमें ये देखने को मिलता है कि गाँव में लिटरेसी रेट कम है और शहरों में ज़्यादा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो वुमेन हैं वो बड़ी हो गई हैं या एडल्टहुड में आ गई, उनको बेसिक लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना या बेसिक मैथ्स भी नहीं आता। तो ये देखने को मिलता है। उषा नायर की स्टडी है, वो इन्होंने अपना जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से उठाया है, जहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया है कि विमेन का जो है, जो जेंडर गैप हमें देखने को मिल रहा था एजुकेशन में, यानी कम औरतें स्कूल तक पहुंच रही थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है प्राइमरी और मिडिल स्कूलिंग लेवल्स पे भी। ड्रॉप आउट रेट की अगर बात करें, या
बहुत सारे अदर रीजंस है, जैसे कि आसपास स्कूल ना होना, इस कारणों की वजह से भी वुमेन पहुंच नहीं पा रही। इसके अलावा स्कूल तक इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि विमेन या तो स्कूल नहीं ही जाती है या पढ़ती भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो ऐसे फैमिलीज से आ रही है जो पुअर फैमिलीज है, तो वहाँ पे पुअर फैमिलीज में पेरेंट्स को डिसीजन लेना पड़ता है। और एज आपको पता है कि एक पेट्रियार्की में या पुरुषत्वात्मक समाज में एक लड़के को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है, तो विमेन को क्यों ही पढ़ाया जाएगा। इस आइडिया से भी बहुत सारी, या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी आपको पता है कि भारत में बहुत प्रकार की पर्दा सिस्टम है, लड़कियों को बहुत रूल एंड रेगुलेशन में रहना पड़ता है, तो ये सब कारण भी हैं कि उनकी शिक्षा कम है। अगर हम बात करें एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो एसटीज की, तो उसको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब हमेशा से ही बहुत ही ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, या तो फॉरेस्ट हो गया या कोई हिली पहाड़ी इलाका हो गया, जिसकी वजह से आसपास स्कूल की बहुत कमी रही है। ठीक है। अगर हम बात करें एसटीज़ की, तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही प्रकार की, बहुत डाइवर्स है, इनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रही हूँ, एक ट्राइब नहीं, बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सारी अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, लोकेशन से, कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशन, और बहुत ही अलग सामाजिक आर्थिक कंडीशंस में इनकी होती है। अगर हम डेटा की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा वर्ग है कहीं भारत में, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं। एंड नेशनल जो एवरेज है उससे भी बहुत पीछे है। हम फिगर्स की बात करें, तो जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और कुछ एजुकेशनली एडवांस स्टेट लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी हद तक वहाँ पे ट्राइबल लिटरेसी अच्छी है। मतलब अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी ट्राइबल, जैसे मेघालय में ट्राइबल्स जितने हैं, या केरला, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका एजुकेशन का लेवल रहा है। लेकिन जो एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट से आते हैं, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश वगैरह, वो बहुत ज़्यादा हाईली डिस्करेजिंग है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही लो लिटरेसी रेट है। ठीक है। जिस तरीके से मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि वो लोग काफ़ी आइसोलेटेड एरियाज़ में रहते हैं और बहुत ही इंटीरियर लोकेशन पे रहते हैं, उसकी वजह से कई बार उनके पास आसपास स्कूल्स नहीं होती हैं। 5th एंड 6th ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे में सुजाता ने देख के हमें बताया है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके आसपास 1 किलोमीटर के आसपास स्कूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर अभी भी बहुत समय लगेगा। ठीक है। हिली, आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हो तो एकदम हर जगह स्कूल बना पाना मुश्किल हो जाता है। इवन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल भी स्कूलिंग की बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसा है। और हमें हाई ड्रॉप आउट रेट भी देखने को मिलता है ट्राइबल के बच्चों में, क्योंकि वो इतने दूर से इतने मेहनत करके आते हैं, कई बार मतलब कई घंटे ट्रैवल करके आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट उनको करता है। ठीक है। उसके बाद कई बार ये जो मतलब काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट रहना, या जो ये एनुअल्स एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से परफॉर्म ना कर पाना, ये भी एक मेजर रीज़न रहता है कि उन लोग का ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात कही कि हमें 14 साल के बच्चों, मतलब 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है और भारत को इक्वल बनाना है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करनी है। बट जब हम स्टेटस देखते हैं एसटी, एससीज, गर्ल, इस टाइप के लोगों की, मतलब ये सारे ग्रुप्स की, तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारा ड्रीम था वो अभी भी अनफुलफिल्ड है, अभी तक हम वहाँ पे रीच नहीं कर पाए हैं।